तो देखा है सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका के नाम बारे में सुना है आपने। 3 अंग में एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, ये तो आप जानते हैं। कार्यपालिका का मतलब कानूनों को लागू करने वाली एक जो सरकार का हिस्सा है, अंग है, वो कार्यपालिका के रूप में है। लेकिन देखिए ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। आपने अब तक कार्यपालिका जो अगर पॉलिटी में कभी पढ़ी है तो राजनीतिक कार्यपालिका को ही आपने पढ़ा है। कार्यपालिका एक प्रकार की और होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। ये 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जो है, ये राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है, जिसका चुनाव के माध्यम से हर 5 वर्ष से हमारे यहाँ पर चुनाव होता है और हर 5 वर्ष के बाद में जो सरकार बनती है उसमें जो कार्यपालिका आती है, मंत्री बनते हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये अस्थायी है। अस्थायी का मतलब कैसे? कोई मंत्री बनेगा तो 5 साल के लिए दोबारा चुनाव होगा, अगली सरकार आएगी तो उस दल की सरकार बनेगी, वो बने ना बने कोई जरूरी नहीं है, और अस्थायी है। फिर दूसरी बात, ये कार्यपालिका ये चुनाव के माध्यम से, चुनाव के बाद में इस तरीके से आती है। हालांकि मंत्रियों का चुनाव नहीं होता है, लेकिन चुनाव के माध्यम से उसके बाद में इस तरीके से आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। और राजनीतिक निर्णय जितने भी हैं, राजनीतिक नीति निर्माण का कार्य है, वो ये करते हैं। नीति निर्माण संबंधी कार्य जितने भी हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? तो ये कार्यपालिका ये जो है मुख्यतः मंत्रियों से संबंधित जितना भी कार्य है, वो चूंकि विधानसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, ये विधायक हैं, तो ये विधानसभा में वहां पे मुख्यतः ये कार्य करते हैं। आप प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करें तो ये कार्यपालिका क्या होती है? स्थायी होती है। स्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी का मतलब, स्थायी का मतलब आप ये समझिए कि कोई कार्मिक है, आईएएस है या आरएएस है, वो आईएएस चुना गया, और चुना गया मतलब चयन हुआ, उसका एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन हुआ उसका। एग्जैक्टली चुना हुआ शब्द ठीक नहीं है, सिलेक्शन हुआ उसका, और सिलेक्शन के बाद में वो कार्य करता है, और वो कार्य करेगा 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक। स्थायी है, वो स्थायी कार्यपालिका है। फिर इस कार्यपालिका का चुनाव नहीं होता, बल्कि इसका सिलेक्शन होता है, चयन होता है। ये समझिए आप, इसका चुनाव नहीं होता है, चयन होता है। नीति निर्माण के बजाय ये नीति क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। नीति का निष्पादन करते हैं। ये प्रशासनिक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन रहकर उसका सहयोग करती है। ये कार्यपालिका एक्चुअल में इसके द्वारा जो नीति निर्माण बनाए गए, जो भी किए गए कार्य, उन कार्यों को असल में जो एग्जीक्यूट करती है, असल में जो निष्पादित करती है, असल में जो क्रियान्वित करती है, वो कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। और इस कार्यपालिका द्वारा समस्त कार्य जितने भी किए जाते हैं, वो जो इसका हेड ऑफिस है, वो जो इसका हेड ऑफिस होता है, वो होता है सचिवालय। वो सचिवालय है। ये मंत्री है, वो मंत्रियों का संबंध इससे है, और इसका संबंध शासन सचिव से है। ये सचिव होते हैं, इसमें अधिकारी वर्ग होते हैं, इसमें मंत्री वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये सचिवालय इनका हेड है, इसका वो हेड ऑफिस है एक तरीके से, जिसमें अनेक प्रकार के निदेशालय हैं। जितने डिपार्टमेंट हैं उन सभी विभागों के अपने अपने निदेशालय होते हैं, और जिनके अपने अपने निदेशक होते हैं, सचिव होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग मंत्रालय होते हैं और उसके अपने अपने मंत्री होते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालय होंगे और विभिन्न मंत्रालयों में अपने अपने मंत्री होते हैं। यहाँ मंत्रालय होता है।
और ये मंत्रालय में अपने अपने मंत्री होते हैं अलग अलग। ये समझिए आप, हर एक मंत्रालय का, जिस विभाग का जो मंत्री होगा, उस विभाग के प्रशासनिक अधिकारी इस सचिवालय में होते हैं। मंत्री का संबंध इससे भी है, इससे भी है। यहाँ क्रियान्वयन किया जाता है उन समस्त कार्यों का। तो सचिवालय का मतलब आप समझिए कि सचिवालय में किस तरीके से कार्य कैसे क्या होते हैं। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना की गई 1949 ईस्वी में। सचिवालय सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में स्थापित किया गया और ये एक अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान में सर्वप्रथम 1949 में एक सचिवालय की स्थापना वो की जाती है। सचिवालय में किस तरीके से काम क्या होते हैं वो हम बात करते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि सचिवालय में एक हायरार्की क्या है, वो जो पदानुक्रम क्या है, पद का क्रम क्या है, किस तरीके से क्या होता है। पदानुक्रम में देखें, सचिवालय में प्रशासनिक कार्य होते हैं, आप जानते हैं, और उसका जो हेड है, राजनीतिक कार्यों का हेड है, राजनीतिक कार्यपालिका का हेड मुख्यमंत्री है। वैसे ही प्रशासनिक कार्यपालिका है, उसका प्रमुख मुख्य सचिव होता है। ये मुख्य सचिव सबसे ऊपर की पोस्ट है। जो सचिवालय का प्रमुख है, प्रशासनिक प्रमुख है, किसी राज्य का प्रशासनिक प्रमुख, इसे आप प्रशासनिक प्रमुख कह सकते हैं, प्रशासनिक मुखिया कह सकते हैं। जबकि राजनीतिक प्रमुख कौन है, वो मुख्यमंत्री है, वो राजनीतिक कार्यपालिका में आता है। ये प्रशासनिक प्रमुख है, मुख्य सचिव, सचिवालय का मुखिया है ये। इस सचिवालय में अनेक प्रकार के, मैंने आपको कहा कि निदेशालय होते हैं, अनेक हर अलग अलग विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग निदेशालय होते हैं। वो जो अलग अलग वो हैं डिपार्टमेंट, इस मुख्य सचिव के नीचे एक अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है। और इस अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन समस्त डिपार्टमेंट्स के अलग अलग शासन सचिव होते हैं। शासन सचिव का मतलब शिक्षा है, एजुकेशन है, उस एजुकेशन का शासन सचिव अलग, चिकित्सा है, उसका शासन सचिव अलग, गृह मंत्रालय है, उसका शासन सचिव अलग, वित्त मंत्रालय है, उसका शासन सचिव अलग। तो शासन सचिव कौन है, अलग अलग जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड कौन होते हैं, शासन सचिव होते हैं। जिस तरीके से अपने अपने विभाग के मुखिया कैबिनेट मंत्री होते हैं, वैसे ही अपने अपने डिपार्टमेंट के वो जो प्रशासनिक मुखिया हैं वो शासन सचिव होते हैं। मुख्य सचिव उन सभी डिपार्टमेंट्स का समन्वय करता है, उन सब का हेड होता है। जैसे सभी मंत्रियों का हेड मुख्यमंत्री है, ठीक वैसे। तो शासन सचिव के नीचे फिर उप सचिव, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव, तो इस तरीके से पद होते हैं और इन पदों का क्रम होता है। सचिवालय में इस तरीके से पद होते हैं। ये कोई सीनियर सुपर स्केल का आईएएस होता है, ये भी आईएएस होता है जो सीनियर स्केल का है, ये सीनियर स्केल का आईएएस होता है। ये आपके उप सचिव है, वो आईएएस भी हो सकता है या सुपर स्केल का आरएएस भी हो सकता है, ये आरएएस होता है। तो इस तरीके से ये पद ऊपर से नीचे की तरफ ये पदानुक्रम में होता है। आप अगर राजनीतिक कार्यपालिका में देखें तो इसके यहाँ पे मुख्यमंत्री, फिर यहाँ पे आपके मंत्री, समझ रहे हैं आप। तो मंत्री अलग अलग विभाग के जिस तरीके से मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग विभाग के का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, वो मुख्य शासन सचिव होता है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकता है। हर विभाग का प्रशासनिक मुखिया शासन सचिव होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हायरार्की है सचिवालय में। मुख्य सचिव को तो हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सचिवालय का काम क्या है पहले देखें। सचिवालय चूंकि पूरे उस राज्य में प्रशासन की धुरी है, प्रशासन का जितना भी कार्य है, प्रशासन का समस्त कार्य, प्रशासन का केंद्र है, वो प्रशासन का केंद्र क्या है, सचिवालय है। और सचिवालय में वो काम होते हैं। अलग अलग विभाग के अलग अलग ऑफिस है, मुख्यमंत्री के ऑफिस भी वही है, अलग अलग विभाग के ऑफिस भी वही है, और उस विभाग में कार्य होते हैं। ये क्या होता है, जितने भी नीति निर्माण होता है,
वो विभिन्न मंत्रियों और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा उन नीति निर्माणों का क्रियान्वयन जो होता है वो सचिवों के माध्यम से यहीं पे होता है। बजट निर्माण का कार्य है वो यहीं पे होता है। विभिन्न प्रकार के शासन में समन्वय का जो कार्य यहाँ किया जाता है मुख्य सचिव के द्वारा, यहीं पे किया जाता है। आप देखिए जितनी भी योजनाएं बनती हैं, नियम निर्माण, विधान बनते हैं, जितनी भी योजना निर्माण होता है वो योजना निर्माण यहीं पे होता है। फिर इसके अलावा जितने भी विधेयक बनते हैं, बिल बनते हैं, कोई विधानसभा में लाए जाते हैं सरकारी विधेयक, वो विधेयकों का ड्राफ्ट यहीं तैयार होता है। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा जन शिकायतों का निवारण, उन जन शिकायतों का निवारण यही किया जाता है। सचिवालय में किया जाता है। तो मतलब सचिवालय एक तरीके से पूरे राज्य के प्रशासन की धुरी है। सारे कार्य, जितने भी आदेश निकलते हैं सरकार की ओर से, सारे के सारे सचिवालय में से निकलते हैं। कार्यपालिका की तरफ से जितने भी सिंगल भी कोई आदेश निकलेगा वो सचिवालय में से निकलेगा। तो इस तरीके से सचिवालय उस प्रशासन के केंद्र है, केंद्र बिंदु है जहां से सारा काम होता है। देखिए आप क्या क्या कार्य हैं सचिवालय के। तो सचिवालय के कार्यों में देख लीजिए, नीति निर्माण किया जाता है सचिवालय के में, और नियोजन का कार्य इसी में होता है। विधान मतलब कानून निर्माण से संबंधित जो विधेयक तैयार होता है ना, कानून पास तो विधानसभा में होगा, लेकिन उससे पहले संबंधित मंत्रालय एक बिल तैयार करता है, वो यहीं पे तैयार होता है। विनियमन और नियम निर्माण यहीं पे होता है। प्रशासनिक कार्यों का संचालन और नेतृत्व बिल्कुल यहीं से होता है। प्रशासनिक कार्यों का केंद्र बिंदु यही है, तो बिल्कुल यहीं से सारे आदेश निकलते हैं। यहाँ से आदेश निदेशालय में जाएंगे, निदेशालय में फिर बाद में अलग अलग जो निदेशालय हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा से संबंधी कार्य है, तो शिक्षा के संबंध में नीति वो बनेगी, यहीं पे बिल बनेगा, बिल पास होगा विधानसभा में। वहां से जो नीति निर्माण जो भी किया जाएगा कि हमें एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या करना है, नीति निर्माण यहीं पे होगा सचिवालय में। नीति निर्माण होकर उसको फॉलो जो करवाया जाएगा, लागू करवाया जाएगा पूरे राजस्थान में, उसके लिए शिक्षा का निदेशालय बीकानेर है, वहां भेज दिया जाएगा। निदेशक है वो इसे हर जिला स्तर पे डी ऑफिस में भेज देता है, डी ऑफिस अपने अपने तहसील स्तर पे सीबी ऑफिस में भेज देता है, वहां से अलग अलग स्कूलों में भेज देते हैं। तो इस तरीके से उसका क्रियान्वयन होता है। तो यहाँ से प्रशासनिक कार्यों का संचालन यहीं से होता है। फिर कार्मिकों की व्यवस्था करना, कार्मिकों की व्यवस्था करना मतलब ट्रांसफर करना, कि जहाँ पे कार्मिक नहीं है वहां पे उसकी नियुक्ति करना, कि सारे काम आदेश वहीं से निकलते हैं। शासन में समन्वय यहीं से होता है, बजट निर्माण यहीं से होता है, निष्पादन यहीं से होता है, जन शिकायतों का निवारण यहीं से किया जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में संपर्क यहीं से है। केंद्र राज्य को कोई निर्देश दे तो यहाँ से वहां से प्रशासन के बीच में जो समन्वय है वो सचिवालय से ही होता है। फिर आप देखें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान में प्रशासनिक सुधार हेतु समितियां। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963, ये नाम जरूर ध्यान रखें, हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में आई थी, और इसके तहत सचिवालय में सुधार हेतु, प्रशासनिक सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए थे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70, इसमें भी सुझाव दिए गए। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति मोहन मुखर्जी समिति इसको कहा जाता है, 1969 की, ये आपको याद रखनी है। बस सिर्फ नाम याद रख लीजिए आप, किसने क्या सुझाव दिया कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट पेपर है ये, सेकंड पेपर नहीं है। और फर्स्ट पेपर में आपको विशेषज्ञता की भूमिका में नहीं आना है, सामान्य की भूमिका में आना है। फिर देखिए सचिवालय प्रक्रिया समिति 1971, इसने सुझाव दिए। प्रशासन सुधार समिति 1992-93, भनोत समिति, इसको याद रखना है। फिर राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग शिवचरण माथुर आयोग, तो ये जो आयोग है किसकी अध्यक्षता में रहे, ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, मोहन मुखर्जी समिति 1969, भनोत समिति 1992-95, शिवचरण माथुर समिति 1999-2001। पक्के तौर पे इनको याद कीजिएगा, ठीक है। ये आपके सचिवालय का बिंदु था, एक सामान्य छोटा सा बिंदु था। देखिए मुख्य सचिव की बात करते हैं। भारत में मुख्य सचिव के पोस्ट की अगर हम बात करें, हम राज्य स्तर की बात नहीं कर रहा हूं एक बार, तो 1798 में
ये पोस्ट पहली बार आई लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में पहली बार मुख्य सचिव की पोस्ट भारत आई। भारत में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया। राजस्थान या राज्य स्तर पे नहीं है ये, मैं भारत के लेवल की बात कर रहा हूं। राज्य स्तर की तो बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए जॉर्ज एच बार्लो, ये पहले मुख्य सचिव जो थे वो जॉर्ज एच बार्लो थे। जॉर्ज हिलेरी बार्लो, एच का मतलब हिलेरी। जॉर्ज हिलेरी बार्लो वो पहले मुख्य सचिव थे जब 1798 में भारत में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था। ठीक है, राज्यों की जब हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान सबसे पहली बार, आप जानते हैं 1956 में राजस्थान का एकीकरण हुआ। 1956 से पहले राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? राजस्थान तो बी श्रेणी का राज्य था, और चूंकि राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था इसलिए यहां पर मुख्य सचिव होता तो था, लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता था? मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती थी, और ये कब तक की जाती रही? 1949 से लेकर 1958 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र करता रहा। लेकिन राजस्थान राज्य के रूप में आ गया 1956 में, तो इसके तहत फिर बाद में 1958 में 1958 के बाद से राजस्थान सरकार के अधीन आ गया ये पद, और राज्य स्तर पर इसकी नियुक्ति की जाने लगी। इसकी नियुक्ति राज्य स्तर पर की जाने लगी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो 1958 के बाद में राजस्थान सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाने लगी है। राजस्थान में हम बात करें इसकी नियुक्ति की, तो देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। और नियुक्ति में ध्यान रखें कि किसी आईएएस होता है ये, और सुपर स्केल का आईएएस होता है, सीनियर सुपर स्केल का आईएएस होता है, और इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करेगा। सबसे खास बात यह है कि योग्यता वगैरह कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये सीएम का बहुत ही विश्वास पात्र होना चाहिए। सीएम अपने सबसे विश्वास पात्र अधिकारी को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करता है, क्योंकि ये प्रशासनिक मुखिया है पूरे राज्य का। तो सीएम अपने सबसे विश्वास पात्र जो आईएएस होता है उसको वो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही सरकार परिवर्तित होती है मुख्य सचिव को बदल दिया जाता है, क्योंकि नया मुख्यमंत्री आएगा वो अपने पसंद के व्यक्ति को मुख्य सचिव के रूप में बनाता है। हालांकि एक हमारे यहाँ मुख्य सचिव ऐसे भी हुए जो 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल जिन्होंने देखा, 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में वो एक ही मुख्य सचिव रहे। वो हम बात करेंगे अभी। वीबीएल माथुर, वो 1986 से 1992 तक रहे थे, और वो ऐसे मुख्य सचिव रहे जो कि 4 मुख्यमंत्री के काल में वो मुख्य सचिव रहे थे। फिर देखिए आप, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है, बल्कि ये सीएम के इच्छा पर निर्भर है, सीएम के प्रसाद पर्यंत। सीएम की इच्छा पर निर्भर है कि वो कब तक उसे मुख्य सचिव रखता है, तब तक वो मुख्य सचिव रहता है। सामान्यतः 60 साल की उम्र इसका कार्यकाल होता है, आईएएस है तो, लेकिन इसकी अवधि को एक्सटेंशन भी, उसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। उसके 60 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी उसकी सेवा को एक्सटेंशन दिया जा सकता है, विस्तार दिया जा सकता है। और सामान्यतः कोई मुख्यमंत्री का चहेता कोई मुख्य सचिव है तो उसको एक्सटेंशन दिया ही जाता है। ठीक है ना। राजस्थान के मुख्य सचिव की हम बात अगर करें तो सबसे पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव बनते हैं 1949 में। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव, मैं यहां प्रथम लिख दूं वो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रथम मुख्य सचिव वो के राधाकृष्णन। अगर वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें तो निरंजन आर्य।
जो कि प्रथम एससी, प्रथम अनुसूचित जाति से संबंधित प्रथम मुख्य सचिव हैं। अगर हम प्रथम महिला सीएस की बात करें, मुख्य सचिव की बात करें, चीफ सेक्रेटरी की, तो वो श्रीमती कुशल सिंह, जो कि 2009 में रही थी, श्रीमती कुशल सिंह। इसके अलावा अगर आप सर्वाधिक लंबे समय तक की बात करें, सर्वाधिक अवधि तक, तो देखिए बीएस मेहता, सर्वाधिक अवधि तक 1958 से 1964 तक सर्वाधिक अवधि तक रहे। और अगर आप बात करें सबसे ज्यादा सीएम के साथ, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा, वो है श्री वी.बी. एल. माथुर, 1986 से 1992, ये 1958 से 1964। और इन्होंने किन किन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखा? हरदेव जोशी, 86 में हरदेव जोशी थे 88 तक। 88 में मुख्यमंत्री बने शिवचरण माथुर, फिर वापस बने हरदेव जोशी 89-90 में। 90 में बनते हैं भैरों सिंह शेखावत, तो ये 4 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल उन्होंने देखा। और व्यक्ति के रूप में देखें तो 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल उन्होंने देखा, वी.बी.एल. माथुर। तो मुख्य सचिव के कार्य देखिए क्या क्या होते हैं। मुख्य सचिव के कार्यों में आप ये समझिए कि वो प्रशासन का केंद्र है। प्रशासन की जो स्थिति राजनीतिक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री की है, वही प्रशासनिक कार्यपालिका में भूमिका आपके सीएस की है, मुख्य सचिव की है। वो मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में काम करता है। प्रशासनिक सहयोग जो भी चाहिए वो मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। वो पूरे प्रशासनिक मुखिया के रूप में कार्य करता है। वो प्रशासनिक मुखिया है। वो कुछ विभागों का मुखिया भी होता है, कुछ विभागों के मुखिया के रूप में भी कार्य करता है। वो विभिन्न पूरे के पूरे प्रशासन में समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है। प्रशासनिक समन्वय बनाता है, विभिन्न उनके बीच में समन्वय बनाए रखता है। इसके अलावा आपातकाल में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपातकाल में जब शासन नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, और ऐसी स्थिति में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे राज्य के संचालन करना, उसमें उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये मुख्य सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है राज्य के शासन में, राज्य के प्रशासन में। आप जो मुख्यमंत्री की भूमिका समझते हैं राज्य के शासन में, राजनीति में, ठीक वही भूमिका प्रशासन में मुख्य सचिव की है। आज की ये आपके सिलेबस की आखिरी क्लास है, मुख्य सचिव, सचिवालय और मुख्य सचिव की। तो आज की इस क्लास के साथ ही आपका पूरा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का समाप्त हुआ। विदा लेता हूँ, फिर कभी मिलेंगे।